अपने बंदे फिर ला रहे हो। नहीं नहीं, कतई नहीं। शिफा, सबसे पहले तो आपके नाजरीन की क्लैरिफिकेशन के लिए भी मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये मंगल का जो दिन होता है, अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोसीजर नेशनल असेंबली को जो रेगुलेट करते हैं, वो प्राइवेट मेंबर डे होता है। सही है। अब बेशक इनका मेंबर का जो ताल्लुक है वो हुकूमती जमात से है, लेकिन ये उनका अपना लाया हुआ बिल है। ये हुकूमत का बैक्ड या सपोर्टेड बिल या हुकूमत ने इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं कराया, ये उन्होंने खुद इंट्रोड्यूस करवाया। और प्राइवेट मेंबर बिल का मकसद उन्होंने उसकी जो मैंने देखा है उसमें तादाद उन्होंने कही है कि 17 से 23 इसकी तादाद कर दी जाए, और उसके उन्होंने बेनिफिट्स भी शायद एक्सप्लेन किए हैं और बताए हैं। सबसे पहली बात यह है कि कोई आपका सू मोटो का केस होता है, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस होता है, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से कोई केस होता है, 184(3) में अगर बात की जाए तो वो तमाम तर एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट जब बनता है तो वो सारी तादाद जो है वो उधर ही बैठ जाती है। और जो ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, जो रूटीन मैटर्स हैं, चाहे वो क्रिमिनल लॉ हो, चाहे वो सिविल लॉ हो, चाहे वो लैंड से रिलेटेड हो या फैमिली इश्यूज़ हों, तो आम लोग सफ़र करते हैं। आपने कल परसों ही बल्कि मैं देख रहा था कि एक अखबारी तराशे में वहाँ पे 23 साल से एक इंसान जो है उसकी आपस में उनका जो घरेलू झगड़ा नहीं, आपस में उनकी सुलह सफाई, सुलह तस्बीह अभी हो गया था, दियत भी दे दी गई थी, लेकिन बंदा 23 साल हो गए थे वो बाहर नहीं आया। तो इस तरह की जो रूटीन वर्क है वो इफेक्ट नहीं होना चाहिए इस तरह के केसेस से। और फिर ये है कि मैं तो इस बात का कायल हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स होने चाहिए। जिस तरह आपने अमेरिका और बरतानिया की मिसालें दी, वहाँ पे फ्रिवलेस और वेक्सेशियस लिटिगेशन नहीं होती। वहाँ पे कतन लोग जो है हर एक छोटी बड़ी बात उठा के अदालत तो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं चले जाते। वहाँ पे पब्लिक इंपॉर्टेंस की जहाँ बात आती है, फिर पब्लिक इंपॉर्टेंस के केसेस भी है। बैरिस्टर साहब, वहाँ पे भी इस तरह के केसेस होते होंगे, आई एम श्योर, क्योंकि आपने भी वहाँ पर वक्त गुजारा है, मैंने भी गुजारा है। वहाँ तो आपकी गाड़ी पे स्क्रैच लग गया, साथ वाली गाड़ी को उन्होंने सू कर दिया। वहाँ पे उनके वो बाकायदा कोर्ट्स है ना, अगर इंजरी लॉयर्स और कॉम्पेटेंट मजिस्ट्रेट कोर्ट्स हैं, दूसरे दीगर कोर्ट्स हैं जो उनके स्मॉल क्लेम्स कोर्ट्स हैं, मतलब वहाँ पे एक पूरा मैकेनिज्म है। जो यहाँ पे मैकेनिज्म हमारा नीचे की अदालतें जो हैं वो बसाद एहतराम मैं कहूँगा कि शायद उस पर पूरी तरह अमल पैरा नहीं है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जितना आप ओवरबर्डन करेंगे जुडिशरी को विद देयर एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ, मैं है तो बिल उनका, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके फ़वाइद भी हैं। इसमें यह कोई नहीं है कि किसी की कोई पॉलिटिक्स अटैच्ड है या किसी एक सियासी जमात का ये कोई मौक़िफ़ है। ये एक इन द लार्जर नेशनल इंटरेस्ट उन्होंने अगर इंट्रोड्यूस करवाया तो ये अच्छी बात है। लेकिन उसके बारे में लोग जो सवाल उठाते हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पास तो मामला बड़ा देर से पहुंचता है। पहले तो आप आते हैं लोअर कोर्ट्स में, फिर आप आते हैं चलें हाई कोर्ट्स। अगर इतना ही ये इफेक्टिव तरीका है जो दानियाल चौधरी साहब हमें सजेस्ट कर रहे हैं पार्लियामान के थ्रू, तो फिर हाई कोर्ट्स के जजेस क्यों नहीं बढ़ा रहे? पहले तो उधर जाएं और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ आएं। अभी तो एडहॉक दो जजेस आए हैं हमारे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त इसकी निशानदेही की। इसीलिए आप लाहौर हाई कोर्ट लाहौर अगर देखें तो वहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल से तकरीबन कोई 20 से ज़ायद सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं। इसीलिए अभी JCP का जो 13 तारीख की, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया, तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने काजी फाइज़ साहब ने ये JCP जुडिशल जो है इस कमीशन की प्रोसीडिंग्स जो हैं ये 13 तारीख को उन्होंने नाम भी मांग लिए। ये आज मीडिया पे वाइडली रिपोर्टेड था कि उन्होंने तमाम तरसूबों से नाम मांगे हैं कि जहाँ जहाँ 5 या 5 से ज़ायद सीटें खाली हैं वहाँ पे सजेस्ट किया जाए। और सजेस्ट कौन करता है? सूबे का चीफ जस्टिस करता है। जब सजेस्ट वो करेगा और फिर यहाँ पे वो पूरा एक उसका प्रोसीजर एंड वोग है, वो प्रोसीजर अडॉप्ट होगा और फाइनली जो है वो जजेस की तैनाती होगी। उन जजेस की हाई कोर्ट्स में भी तैनाती से मैं समझता हूँ कि काम में खातिर खा कमी होगी। और ये जो लड़ाई है, मैं बगैर किसी वजह के जज साहिबान शायद काम नहीं करते, जज साहिबान ओवरबर्डन्ड हैं। जज साहिबान के पास तो बहुत ज़्यादा केसेस लगे होते हैं, वो कितने केसेस के डिस्पोजल करें, वो कितना क्या करें। इसीलिए मैं समझता हूँ कि इसको देखते हुए भी कोई 130वें नंबर पे हमारा नंबर है जुडिशल इंडेक्स में भी, शायद इसमें भी बेहतरी आ जाए इस हवाले से। लेकिन उसके लिए फिर काम मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, वो टॉप टू बॉटम इतनी अप्रोच शायद जरूरत ना हो। लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब ऑन बोर्ड हैं इस हवाले से? आप लोगों की कोई उनसे बात हुई, अटॉर्नी जनरल के थ्रू कोई उनके साथ कोई मुशावरत वगैरह हुई है ये जजेस की तादाद बढ़ाना, 23 करना? देखें, इस पे हुकूमत ने तो कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, ना हुकूमत का इनिशिएटिव इस पे बनता था। ऑन रिकॉर्ड है लॉ मिनिस्टर साहब, उन्होंने जब एक मीटिंग पहले हुई थी मई में, आपको याद होगा उस पर बात हुई थी कि हम कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि उस टाइम हमारे पास तादाद मौजूद थी, 2/3 अक्सरियत मौजूद थी और उसमें एक बेहतर स्ट्रक्चर आ जाता। लेकिन क्योंकि अभी वो नहीं है
तो जब ना हो आपके पास तादाद तो कोई आईनी तरमीम तो आप ला नहीं सकते। और इसी वजह से जो है उनकी अपनी कोई जो एक कमेटी की रूल्स हैं उसमें वो उन्होंने बेहतरी कोई की है, कोई सजेशंस लिए हैं और वो उसी को ही अपने लेवल पे अपने तौर पे जो है वो 13 तारीख को सामने रखेंगे। और जब 13 तारीख आएगी, क्योंकि मैं भी प्रीवी नहीं हूँ कि उनके क्या रूल्स आएंगे क्या नहीं आएंगे, तो उस हवाले से फिर जेसीपी की जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो तमाम तर लोग देखेंगे। सही है। अच्छा, अब ये जो पिछले दिनों बड़ी कानून साजी आई और अचानक ही सारे बिल्स जो हैं वो नूर आलम खान साहब के भी आ गए। अब वो तो खैर आप लोगों की पार्टी के उस तरह से नहीं है, दानियाल साहब तो फिर आपकी पार्टी के एमएनए हैं। ये नूर आलम साहब क्यों इतने, मतलब वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट रिपील करने के लिए भी कोर्ट वो जो ऑर्डिनेंस है वो लेकर आए हैं और सारा कुछ, ये क्या मामला है? इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? लेकिन नूर आलम साहब अभी नहीं, एक दफ़ा मेरे ख्याल से गालिबन पहले भी प्राइवेट मेंबर डे पे इसी तरह की कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, अगर मेरी यादाश्त दुरुस्त है तो वो लेके आए थे और उस दिन भी वो फिर टेकअप नहीं हो सकी। इस दफ़ा भी वो एडजर्न हो गया और टेकअप नहीं हो सका। अब मंगल वाले दिन प्राइवेट मेंबर डे होता है, क्या अगले मंगल को ये आया टेकअप होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं, मैं समझता हूँ, मैं बज़ाते खुद इंसान, एज ए पार्लियामेंटेरियन, एज ए लॉ मेकर, मैं इत्तफाक करता हूँ और इसमें इत्तफाक की हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले से नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, उन्होंने कहा एज पार्लियामान हम नूर आलम साहब ने, उनमें से एक शिक जिसकी वो अमेंडमेंट चाह रहे हैं, मैं अपनी इंडिविजुअल पर्सनल कैपेसिटी में आपको कह रहा हूँ, हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं है। मैं समझता हूँ कि एज पार्लियामान हमारे पास कोई दोहरी शौरियत नहीं होती, हमारे पास कोई दूसरे मुल्क का पासपोर्ट नहीं होता, ना हम इजाजत नहीं है, ना हम लड़ सकते हैं। मैं समझता हूँ कि छुप छुपा के बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स के रखे होते हैं लोगों ने, नहीं, लॉ मेकर्स की अगर बात की जाए ना तो लॉ मेकर्स की नहीं है ये एक पीरियड, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। ऐवान में आप तभी आ सकते हैं जब आपके पास पासपोर्ट और पाकिस्तानी शहरी हो, पाकिस्तान के आइन, कॉन्स्टिट्यूशन, आपके पाकिस्तानी फ्लैग के साथ, पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और पाकिस्तान के साथ जो एक वफादारी का आपकी लॉयल्टी का सबूत है वो आपने देना है और उसका हलफ भी आपने उठाना है। यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग उन्होंने एक बात की, उन्होंने कहा कि जिस तरह हम पार्लियामान नहीं रख सकते दोहरी शौरियत और पासपोर्ट नहीं होता हमारे पास किसी भी बाहर के मुल्क का, इसी तरह जजेस भी और सिविल सर्वेंट्स को भी ये पाबंद किया जाना चाहिए आइन और कानून के मुताबिक, वो भी दोहरी शौरियत नहीं रख सकते। लेकिन वही ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से तो कानून में ये मौजूद है कि उनके पास दोहरी शौरियत नहीं हो जाती। कई जगहों पे आपने देखा छुप छुपा के होते हैं, फिर ऑब्वियसली डिक्लेयर करना चाहिए। हमारे पे अगर इतनी ज्यादा, हमें उस लेंस से अगर देखा जाता है और हमारे पे इतनी ज्यादा जिम्मेदारी आयद की जाती है, तो जिन लोगों के नजरों से या जिस लेवल पे वो होम ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे, तो उनकी नज़रों से तो कई कॉन्फिडेंशियल और सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स गुजरते हैं, तो इन लोगों को नहीं दोहरी शौरियत रखनी चाहिए। और उसके अलावा मैं समझता हूँ कि इन्होंने एक दो और चीज़ें भी थी जिसमें रिव्यू के हवाले से वो कह रहे थे कि रिव्यू जो होगा वो सेपरेट एक बेंच सुने, उस हवाले से भी अच्छा है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, मैं समझता हूँ कि शायद ये कुछ ज़्यादा आगे एक स्टेप चले गए। नहीं, इसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कहा कि बिल्कुल सिरे से ये काम खत्म कर दो इसको। लेकिन इसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होनी चाहिए। कोई कंटेम्प्ट अगर कभी हो जाता है, अगर किसी से हो जाता है, किया है लोगों ने, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दे देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जजेस भी माफ कर देने वाले लोग हैं, जजेस माफ कर देते हैं। आप गैर मशरूत माफी मांगते हैं हमेशा और वो माफी मिल जाती है आपको, हो जाती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नहीं होना चाहिए, उनको शायद ये इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए था, क्योंकि अदालत का एक फैसला है, एक आईनी इदारा है, उसका हुक्म मानना चाहिए और उसका हुक्म सर आंखों पे होना। क्योंकि अभी हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर उसका उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अब जिस तरह, अब उसको मैं जोड़ूंगी मखसूस नशिस्तों वाला जो फैसला है, मुझे पता उसके हवाले से मैं इसी की तरफ आऊंगी। वो अब ये सवाल बनता है, अब इसको यू कांट अवॉइड दैट। आई विल नॉट अवॉइड दिस, मैं इस पे भी करूंगा। मखसूस नशिस्तों वाला जो, जहां तक आपने बात की, सिर्फ ये सुन लें कि क्या आप लोगों को इस चीज का खदशा है? कल भंडारी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं, वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, उसको रिव्यू में डाल, मतलब उन्होंने कहा कि भाई इसको आप देखें और ये तो अमल दरामद नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जवाब नहीं मिला कि वो 41 लोगों का हमने किसका सर्टिफिकेट लेके करना क्या है। वो 15 दिन भी गुजर गए और कोई उसमें आगे पेशरफ नहीं हो सकी। लेकिन बसाद एहतराम मैं ये अगेन दोबारा ये कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि इसका डिले नहीं होना चाहिए, इसकी डिटेल जजमेंट आ जाए फौरी तौर पे, ताकि तमाम जो है। लेकिन आप लोगों ने भी डिटेल जजमेंट का इंतजार किया बगैर ही आप लोगों ने कानून साजी कर दी। हम पार्लियामान सुप्रीम होने के नाते मैं तो ये कहूंगा कि अगर हमारे बनाए हुए कानून की कोई गलत तशरीह होगी जहां में फील होगा, और उसके साथ अगर हम समझेंगे कि कहीं क्लैरिटी लैक कर रही थी, तो उस क्लैरिटी को सामने लाने के लिए, रीइटरेट करने के लिए, रीअसर्ट करने के लिए हमने वो अमेंडमेंट लेके आए। उसमें नई बात तो हमने की नहीं, हमने वही बातें की जो आइन और कानून में दर्ज है, और वही चीज़ें हमने दोबारा छापी और या कह लें बताई और दोबारा रीइटरेट कर दी। उसमें तो कोई नई बात तो नहीं थी।